हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं द ईच एंड एवरी टॉपिक जो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का आपके जैब एग्जाम के लिए, सो दैट द एंटायर जो हमारा कंपोनेंट है वो कवर हो जाए थ्रू 25 लेक्चर्स। ठीक है, 25 लेक्चर्स में कंप्लीट कंपोनेंट को कवर करने वाले हैं। एंड इस सेशन में हम मॉड्यूल सी का चैप्टर 22 विच इज़ स्लाइटली लार्ज चैप्टर बैंकिंग लॉस से रिलेटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें हैं, आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। राइट इसका बहुत लोगों ने जो है बहुत सराहा है इन सेशंस को, बिकॉज दे हैव बीन गोइंग थ्रू द सेशंस और उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। सो आई होप द सेशंस आर आल्सो हेल्पिंग यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो वी आर इन द मिडल। यहाँ पर हम जो है 15 सितंबर का ये लेक्चर है, जो कि मॉड्यूल सी का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 से हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड हियर एज यू कैन सी द वेटेज इज आल्सो गिवन कि 3 के आसपास क्वेश्चंस आए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से इन द एग्जाम। राइट, तो एज पार्ट ऑफ अ डिस्कशन हम यहाँ पर आरबीआई एक्ट को इनिशियली डिस्कस करेंगे एंड देन वील बी टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यहाँ हम कंप्लीट एक्ट को नहीं डिस्कस करेंगे एज इट इज गिवन इन द बुक, कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे जो सेक्शंस है और इनमें जो प्रोविजंस है उनको अच्छे से समझेंगे और उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। क्योंकि सारे के सारे प्रोविजन जो बुक में दिए हुए दैट इज आल्सो नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम है, बट सम प्रोविजंस आर रियली इंपॉर्टेंट, तो वो हम देखते जाएंगे साथ के साथ। तो व्हाट आर द लेजिस्लेशन जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द बैंक्स और बैंकिंग पूरा जो हमारा सिस्टम है उससे रिलेटेड एंड रेलिवेंट जो भी एक्ट्स है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इन दोनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऑल्सो वी हैव द एसबीआई एक्ट 1955, एसबीआई सब्सिडियरी एक्ट ऑफ 1959, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1961, ऑल्सो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 एंड 80 और स्टेट बैंक्स रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। तो ये सारे जो हैं कंसोलिडेशन से रिलेटेड हैं, एसबीआई का कंसोलिडेशन इन एक्ट्स के थ्रू हुआ था। और बाकी जो प्राइवेट बैंक्स थे इन्हें नेशनलाइज किया था बाय दीज टू एक्ट्स। ठीक है, डीआईसीजीसी का एस्टेब्लिशमेंट इससे हुआ है। तो इनका तो रिक्वायरमेंट हमें पता है एंड वी विल नॉट बी गोइंग सो डीप इनटू दीज, बट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आरबीआई एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो बिगिनिंग विद द आरबीआई एक्ट वी नीड टू नो द बैकग्राउंड कि किस तरीके से ये एक्ट को लाने का पूरा काम किया गया था। 1927 में एक रॉयल कमीशन बनती है, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का बिल जो है लेकर आते हैं कि इस तरह का एक बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बट वो उस समय जो है मटेरियलाइज नहीं हो पाता है, आरबीआई नहीं बन पाता है। लेटर ऑन वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1933 में जो है अगेन ये आइडिया आता है सामने। एंड एज वी नो द हिल्टन यंग कमिटी कमीशन को एक्चुअली एस्टैब्लिश किया जाता है एंड 1934 में ये बिल पास किया जाता है। 1934 में आरबीआई एक्ट को एस्टैब्लिश आरबीआई एक्ट आता है। लेटर ऑन इन 1935 एक्चुअली आरबीआई आरबीआई जो है एज अ प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, 5 करोड़ का इनिशियल जो पेड अप कैपिटल है उसको यूज किया जाता है एंड इट वाज अ प्राइवेट बैंक टिल देन। इसके बाद ये जो बैंक है इंडिया एज वेल एज म्यांमार पाकिस्तान सभी के लिए ये आरबीआई फंक्शन करता था। बट लेटर ऑन 1942 में म्यांमार अलग हुआ एंड देन म्यांमार के लिए रिजर्व बैंक जो है सेंट्रल बैंक नहीं रहा। ऑल्सो फॉर पाकिस्तान 1948 में ये नहीं रहा। 1949 में अब आरबीआई को नेशनलाइज किया जाता है। तो एक्चुअली 1948 में हमारा ये एक्ट आता है, रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट। एक्ट कब आता है? 1948 में। बट 1949 में कम्प्लीटली आरबीआई गेट्स नेशनलाइज्ड, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक के रूप में एस्टेब्लिश किया जाता है। अब आरबीआई का प्रियम्बल क्या कहता है? ये एक्ट लाया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू फॉर अ फ्यू रीजंस। पहला है कि आरबीआई को एस्टेब्लिश करना है, आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक। ऑल्सो द सेकेंड थिंग इज कि
जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई के, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू इश्यू बैंक नोट्स, ठीक है, बैंक नोट्स को इश्यू करना। तो इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक नोट्स एज वेल एज कॉइन्स, नोट्स एंड कॉइन्स दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती थी। बट ये रिक्वायरमेंट कि नोट्स को अब इशू करना चाहिए आरबीआई को, ये रिक्वायरमेंट आई एंड देन दैट वाज डन बाय द आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो अगर आप नोट देखोगे, आपके पास कोई नोट पड़ा होगा, उसमें देखोगे तो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर सब देखोगे। बट कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड सत्यमेव जयते द सिंबल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एंड विद दिस एम एक्चुअली इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और यही चीज़ प्रियम्बल जो आरबीआई एक्ट का है उसमें दिया हुआ है। मेन अदर एम्स आर रेगुलेटिंग द इश्यू ऑफ द बैंक नोट्स, अदर थिंग्स आर रिजर्व्स मेंटेन करना, ताकि इंडिया को जब भी कोई इकोनॉमिक इश्यू होता है, फॉर एग्जांपल हमारा इकोनॉमिक इश्यू हुआ था ड्यूरिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि हम ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं उसके बारे में। कब हुआ था, कौन सी ईयर में, 1991 में। तो आरबीआई का के पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है वही काम आया था, राइट। तो सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंडक्ट करता है, एंड इस वजह से मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज गिवन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑपरेट भी करता है करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को, एज वी हैव सीन सेंट्रल पेमेंट सिस्टम जो है वो आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ऑल्सो सारे जो पेमेंट्स हैं उन्हें सुपरवाइज करने का काम आरबीआई का है। सो ये सारे जो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, एंड ये प्रियम्बल में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। सो हाउ वी आर गोइंग अबाउट, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं, हम चैप्टर वाइज जो है इस एक्ट को देखेंगे, और उन चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखेंगे, उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर खास ध्यान देंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी, यानी कि इस एक्ट को आरबीआई एक्ट कहा जाएगा, और इसमें जो सेक्शन 2 है, मोस्ट एक्ट्स में सेक्शन 2 जो होता है उसमें आपके डेफिनेशंस होते हैं। सेक्शन 2 में सेक्शन 2E जो है उसमें आपका शेड्यूल्ड बैंक का डेफिनेशन है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2E में क्या दिया हुआ है, शेड्यूल्ड बैंक। इसका मतलब क्या है कि जो भी बैंक का नाम आरबीआई के शेड्यूल नंबर 2 सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है उस बैंक को हम शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे। तो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज गिवन इन सेक्शन 2। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर किस तरीके से आरबीआई को इनकॉर्पोरेट किया गया, कैपिटल एंड मैनेजमेंट किस तरीके से आरबीआई का बिजनेस है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस हमें कुछ सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। सेक्शन 3 में जो आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया, इसका मेन एम बताया है गया है कि जो करेंसी है उसे मैनेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट एम है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती थी सारी करेंसी, क्योंकि नोट भी कॉइन भी सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रिंट करना एंड देन मैनेज करना पड़ता था। अब आरबीआई का एस्टैब्लिश किया गया ताकि सारी करेंसी आरबीआई मैनेज कर सके। नो कॉइन जो है अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मिंट करती है, लेकिन मैनेज उनको करने का पूरा काम जो है आरबीआई का है। इसे एक बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि एक लीगल एंटिटी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है, और एज वी नो स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज एक एक्ट के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया है। साथ में इसका एक कॉमन सील भी होगा, ठीक है। तो दैट इज आई थिंक सेक्शन 4 में कितना कैपिटल यूज किया गया है आरबीआई को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये दिया हुआ है। सो लेट मी टेल यू, इट इज 5 करोड़ रुपीस, ठीक है। 5 करोड़ रुपीस इनिशियल कैपिटल जो है आरबीआई को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया गया है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 7 एंड 8, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर है। सेक्शन 7 में आप देखोगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये क्या है, आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक फंक्शन करता है। अब ये आरबीआई के अंदर एक सेंट्रल बोर्ड है, यानी कि सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो इसमें आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो भी पार्ट है, डिप्यूटी गवर्नर्स जो हैं वो भी पार्ट हैं, राइट। तो इस तरीके से तो आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा है, एट द टॉप गवर्नर होंगे, उनके नीचे डिप्यूटी गवर्नर्स होंगे, उनके नीचे डायरेक्टर्स होंगे, और उनके नीचे और भी ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है। तो ये हायरार्की है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रल बोर्ड में ये दोनों तो होंगे, कुछ डायरेक्टर्स भी होंगे, राइट। तो दैट इज अ सेंट्रल बोर्ड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है, एंड सब मिलकर जो है डिसीजंस को लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज जो आरबीआई कंडक्ट कर सकता है। सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन देता है, रोल क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डायरेक्शन आरबीआई जो गवर्नर है उन्हें दिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। अब इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, गवर्नर यहाँ पर है, और 4 या उससे कम जो डिप्यूटी गवर्नर्स है वो भी इसके पार्ट होते हैं। तो डिप्यूटी गवर्नर्स मोस्टली 4 होते हैं,
और सारे चार भी सेंट्रल बोर्ड का पार्ट बन सकते हैं, या फिर दो या एक या तीन भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो डेप्यूटी गवर्नर्स है, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डायरेक्टर्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राइट। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स है वो अलग अलग तरीके से नॉमिनेट किए जाते हैं। चार डायरेक्टर लोकल बोर्ड्स में से नॉमिनेट किए जाते हैं। अभी लोकल बोर्ड क्या है सर? तो ये तो हो गया जो आरबीआई का हेड ऑफिस है वहाँ पर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट, ये और ये। अब इसके अलावा आरबीआई के कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं एंड देन लोकल बोर्ड्स हैं। तो रीजनल ऑफिस लोकल बोर्ड्स जो हैं, इनका मतलब है कि कुछ जो आरबीआई के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस पर ऑफिस आरबीआई का खोल के बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड द लोकल बोर्ड। तो ये जो लोकल बोर्ड है अलग अलग रीजन्स के लिए है, एंड ये लोकल बोर्ड की कॉम्पोजिशन सेक्शन 9 जो आरबीआई एक्ट है उसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या है कि जो लोकल बोर्ड है वहाँ से चार डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया, 10 डायरेक्टर्स को वेरियस फील्ड से 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है हियर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है टिल द प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहती है, जब तब तक के लिए ये दो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्हें भी इस बोर्ड का पार्ट बनाती है। इस तरीके से इसकी कॉम्पोजिशन है, आप देख सकते हो आरबीआई के मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड मेंबर्स भी उसका पार्ट हैं। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। टाइप ऑफ मेंबर्स गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर फुल टाइम होंगे, और जो गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना टर्म रहेगा वो बताया जाएगा, मोस्टली लेस देन और इक्वल टू 5 ईयर्स होता है। अब सेक्शन 9 देख लेते हैं। हमने अभी भी डिस्कस हम कर रहे थे कि इसमें लोकल बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस होंगे। तो लोकल बोर्ड क्या है? चार जो हमारे जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, कौन से जियोग्राफिकल रीजन्स है? ये रीजन्स एक्चुअली आरबीआई के फर्स्ट शेड्यूल में दिए हैं। तो आरबीआई हैज टू शेड्यूल, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। तो शेड्यूल का मतलब है मेनली जो बड़े बड़े लिस्ट वगैरह होते हैं एक्ट से रिलेटेड वो इसमें दिए हुए होते हैं। तो शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है? अलग अलग रीजन्स के बारे में, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न, ठीक है, चार रीजन्स के बारे में दिया हुआ है। चार रीजन्स किस तरीके से अलग हैं, और ईच एंड एवरी रीजन का यहाँ पर एक लोकल बोर्ड होगा। वेस्टर्न लोकल बोर्ड, ईस्टर्न लोकल बोर्ड, सदर्न एंड नॉर्दर्न। शेड्यूल 2 में क्या है आप ही लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 4 जियोग्राफिकल टेरिटरीज है फर्स्ट शेड्यूल के जो है, वहाँ पर 4 लोकल बोर्ड्स होंगे। ईच लोकल बोर्ड में 5 लोग, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड एंड कोऑपरेटिव इंडिजिनस बैंक्स का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं एंड मैक्सिमम 2 टाइम्स का इनका टर्म रहता है, यानी कि 8 साल तक मैक्सिमम ये काम कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें हटना होगा। अब सेक्शन 11 में जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, इनका एज वेल एज डायरेक्टर या फिर लोकल बोर्ड का मेंबर है, उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है ये दिया हुआ है। सिंपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकती है, ठीक है, किसी भी टाइम। मीटिंग्स क्या है सेंट्रल बोर्ड के, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है इन मई 2023, सो वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस कि मीटिंग्स का फ्रीक्वेंसी क्या है। हर एक साल में 6 बार मीटिंग होनी चाहिए, ये जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी 6 बार उन्हें बैठना चाहिए। ऑब्वियसली ये फॉर्म तो होता है, लेकिन एवरी ईयर 6 टाइम्स इनकी मीटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनवरी में बैठे 6 दिन और फिर ख़त्म मीटिंग, ठीक है, तो वो नहीं करना है। ईच क्वार्टर में एक मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, ईच क्वार्टर में एक मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि हर एक 3 मंथ्स में एक मीटिंग होनी चाहिए। क्वार्टर इज 1/4, सो हर एक 3 मंथ्स में एक मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो 4 मीटिंग ऐसे हो गए पूरे साल में, और इसके अलावा कभी भी 2 और मीटिंग्स कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इसका गवर्नर या डिप्टी गवर्नर, और जब भी वोट्स की क्वालिटी होती है तो कास्टिंग वोट, यानी कि एक एक्स्ट्रा वोट मिलता है टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। वोटिंग सारे एक एक वोट करते हैं जो भी मेंबर्स सेंट्रल बोर्ड के हैं। अब किसी जो है ये सारे मेंबर्स लेट से इवन नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो उनका जो वोट का नंबर है वो अगर इक्वल हो जाता है, तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि जो वोटिंग है उसको कैंसिल आउट करने के लिए और उसको जो है सही करने के लिए वी हैव द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेट्स से 4 पीपल, 4 पीपल, 8 पीपल, और वी कैन से प्लस जो डायरेक्टर है ये, इस तरीके से हैं। 4 लोगों ने एक डायरेक्शन में वोट किया, 4 लोगों ने किसी और में वोट किया, और या फिर हम ऐसा ले सकते हैं कि ये डायरेक्टर को इंक्लूड करके 4 4 लोग हैं। 4 लोगों ने यस कहा, 4 लोगों ने नो कहा, तो ऐसे में जो डायरेक्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है ऑफ दैट बोर्ड, द प्रेसिडेंट कैन से कि हाँ अब
मैं जो कहूँगा वो होगा येस या नो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट, एक एक्स्ट्रा वोट उन्हें मिलता है। मूविंग ऑन चैप्टर 2 में ही वी कैन सी सेक्शन 17 है, जहाँ पर क्या क्या बिजनेस आरबीआई एक्चुअली कर सकती है उससे रिलेटेड दिया हुआ है। तो आरबीआई अपने पास जो है विदाउट इंटरेस्ट सम डिपॉजिट जमा कर सकती है। व्हाट इज दैट? याद करो, सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंक्स जमा करते हैं, आरबीआई के पास पैसे रखते हैं, लेकिन इस पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट बैंक्स को नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड एचडीएफ के थ्रू जो भी पैसे आरबीआई में जमा करते हैं वो उसके सामने इंटरेस्ट जो है आरबीआई प्रोवाइड करता है, तो वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है। परचेज सेलिंग कर सकता है, फॉरेक्स का, सिक्योरिटीज का, बिल्स का, ये सब, ठीक है। लोन्स वगैरह बैंक्स को दिया जा सकता है, नॉट टू इंडिविजुअल्स। सेक्शन 18A में जो भी लोन आरबीआई ने सैंक्शन किया है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का जो है प्रोविजन नहीं है, यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाना चाहिए, ये चीज कहा गया है। ये सारे जो है वैलिड होने चाहिए एज पर द लॉस, जो भी लॉ जो लोन है वो सैंक्शन किया गया बाय द आरबीआई। और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्चुअली उनके साथ ये लोन्स देना एंड ऑल बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वैलिड नहीं है, उन्हें इनएलिजिबल कहा जा सकता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो लोन दिया गया है उसे क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजैक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड, डायरेक्ट कमर्शियल इंटरेस्ट, यानी कि आरबीआई के गवर्नर बैठ के अब ट्रेड में जो है पैसा लगा रहे हैं वो नहीं कर सकते। कंपनीज या प्रॉपर्टी के शेयर्स, मॉर्गेज लोन वगैरह लेन देन करना, बिल्स जो है वो एक्सेप्ट करना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स करंट अकाउंट्स पर जो है वो सब नहीं दिया जा सकता है। दैट इज गिवन इन सेक्शन 19। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज पर सेक्शन 4 ऑफ द आरबीआई एक्ट। पेड अप कैपिटल जो बैंक का है वो कितना होगा, यानी कि आरबीआई का पेड अप कैपिटल, इनिशियल कैपिटल कितना होगा, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 या 15 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? यस, अगर आपने बी कहा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 5 करोड़। सेक्शन 4 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं 4-5, ऐसे याद रखिए, राइट। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 4 में 5 करोड़। Now, as per section 13 of the RBI Act, meetings of the central board shall be convened by the governor at least dash times in each year. ठीक है, तो मीटिंग जो सेंट्रल बोर्ड के कितने बार एटलीस्ट होने चाहिए एवरी ईयर? इज इट 2, 4, 6 या 3? तो सेक्शन 13 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो मीटिंग्स है वो एटलीस्ट 6 टाइम्स होने चाहिए, और कितने होने चाहिए पर क्वार्टर? 1 मीटिंग पर क्वार्टर, ठीक है, पर क्वार्टर 1 मीटिंग होना चाहिए। दैट इज वे पूरे साल में 4 बार तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड देन 2 मीटिंग कभी भी हो सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट? 6, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, आरबीआई एक्ट के चैप्टर 3 को अगर हम देखें, सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस दिए हुए, तो हमने एस्टैब्लिशमेंट वगैरह देख लिया, अब हम चैप्टर 3 में सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, सेक्शन 20 एंड 21A में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं कि आरबीआई एक्चुअली कैन एक्ट एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस किस के लिए, चलो फटाफट से बताओ मुझे कि आरबीआई बैंकर की तरह एक्ट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्ट कर सकता है, आरबीआई इज द बैंकर फॉर द बैंक्स, क्योंकि बैंक्स लोन वगैरह लेते हैं। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये जो है बैंकर की तरह एक्ट कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई कैन एक्ट एज अ बैंकर फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, ठीक है, ये चीज़ है। तो इट कैन एक्ट एज अ बैंकर, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सॉरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है काफ़ी सारे, वो आरबीआई के थ्रू होते हैं। पेमेंट्स, एक्सचेंज, रेमिटेंस, अदर बैंकिंग ऑपरेशन, पब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, जहाँ पर आरबीआई एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक डेट है, यानी कि जो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, और जो भी हमने देखा था ऑलरेडी कि जो डेफिसिट आ रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस डेफिसिट को किस तरीके से कवर किया जा सकता है, वो जो है आरबीआई उसमें अपना क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है आरबीआई, एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करता है। तो इस तरीके से इट कैन हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कैन इट हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो? फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, हरियाणा के गवर्नमेंट है, उसको भी आरबीआई हेल्प कर सकती है, जी हाँ, बट उसके लिए उस स्पेसिफिक गवर्नमेंट को जाकर आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट करने के बाद सेम सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्टिविटीज़ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो भी फीचर्स हैं, वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई कैन डू। मनी रेमिटेंस, एक्सचेंज, डिपॉजिट विदाउट इंटरेस्ट, डेट लोन मैनेजमेंट वगैरह भी किया जा सकता है। डेट एंड लोन मैनेजमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई देखरेख करता है कि इनका जो डेफिसिट है, इनका जो डेट है, इन्होंने जो लोन ले रखा है, इसे किस तरीके से लौटाना होगा, या फिर अगर लौटाना है तो हाउ कैन आरबीआई हेल्प इन दैट।
अब जो सेक्शन 22 है इसमें आप देखोगे कि आरबीआई का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज टू इश्यू बैंक नोट्स, इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आरबीआई हैज द सोल राइट, government of India will cease to issue any bank notes, RBI only RBI can issue bank notes, और कोई भी एंटिटी इंडिया में बैंक नोट्स इश्यू नहीं कर सकता। और जो सेक्शन 24 है इसमें डिनोमिनेशंस दिए हुए हैं कि करेंसी के डिनोमिनेशंस क्या क्या होने चाहिए, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, मैक्सिमम जो डिनोमिनेशन होना चाहिए वो 10,000 रुपीज़ का नोट लेकर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली सेंट्रल बोर्ड से कंसल्ट करके कौन सा नोट कंटिन्यू करना है डिसकंटिन्यू करना है, फॉर एग्जांपल 2000 का नोट डिसकंटिन्यू हमने किया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई। अब सेक्शन 26 एंड 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। सेक्शन 26 में आपको फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखने को मिलेगा कि जो बैंक नोट्स है इन्हें एक बैकिंग दी गई है, इन्हें कहा गया कि दीज आर लीगल टेंडर, यानी कि ये लीगली वैलिड है एज पर आरबीआई एक्ट, दे आर वैलिड, क्योंकि ये बस एक कागज है, फाड़ दो तो खत्म। ठीक है, तो ये कागज है और ये कागज एक्चुअली वैलिड है किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज करने के लिए, दैट इज लीगल टेंडर। ठीक है, एवरी बैंक नोट एनी प्लेस में जो भी बैंक नोट्स है दे आर वैलिड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, जिस तरीके से 2000 नोट को इन्होंने कह दिया कि ये लीगल टेंडर नहीं है, तो इसका मतलब 2000 का नोट अगर आपके पास है तो आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, इसे आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द थिंग, ये सेक्शन 26 में दिया हुआ है। अब सेक्शन 27 में ये दिया हुआ है कि कोई भी नोट जो है वो खराब हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो उन्हें री इश्यू नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का नोट खराब हो गया, कंप्लीटली सॉइल हो गया, तो फिर से अरे 10 रुपए का नोट तो जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में उससे बाहर आ गया, अब वो यूज नहीं किया जाएगा, इसका मतलब आरबीआई को फिर से इसे री इश्यू करना है? नहीं, आरबीआई इज नॉट obliged टू डू दैट, री इश्यू करने की जरूरत नहीं है। अब लेट से आपके पास कोई नोट है जो कि थोड़ा खराब हो गया, ऐसे कट गया, फट गया, तो आरबीआई के पास ले जाकर आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो, बट आपका वो राइट नहीं है। ये चीज कही गई है सेक्शन 28-29 में। आप ये कहोगे कि मुझे नोट का के सामने एक और नोट मिलना ही चाहिए, तो दैट इज नॉट योर राइट, ये चीज दी गई है। नो पर्सन हैज दिस राइट, आरबीआई जो है इससे रिलेटेड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेगा। और यहाँ पर सेक्शन 29 में दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उस पर स्टैम्प ड्यूटी, एक तरीके का टैक्स है जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें लगता है। मोस्टली ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस एंड मनी होते हैं, तो इन पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो वैसे ही ये जो नोट है ये भी एक तरह का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इजंट इट, एक कागज है, बट इस पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता, स्टैम्प ड्यूटी से एक्सेम्प्टेड है, वो सेक्शन 29 में दिया हुआ है। सेक्शन 30-31 में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए हुए हैं कि आरबीआई अगर फेल होता है तो उसके सेंट्रल बोर्ड को सुपरसीड किया जा सकता है। व्हाट इज मेंट बाय सुपरसीड? उस बोर्ड में जो मेंबर्स है उन्हें हटाकर एक्चुअली उस पर्टिकुलर आरबीआई एंड सेंट्रल बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट संभालने लगेगी फॉर टेम्परेरी पीरियड, जब तक कि नए लोग नहीं आ जाते। ठीक है, अगर आरबीआई फेल होता है। ऐसे में एसेट्स जो इशू डिपार्टमेंट के ये सेक्शन 33 में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इश्यू डिपार्टमेंट, यहाँ पर अगर हम इश्यू डिपार्टमेंट की बात करें, ये आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, नाम से पता चल रहा है इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, बैंक नोट्स का इश्यू। ठीक है, बैंक नोट्स को इशू करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके एसेट्स एंड लायबिलिटी डिफाइन किए गए हैं एक्सप्लिसिटली इन द एक्ट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अगर इस डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग सही नहीं होगा तो बैंक नोट्स वगैरह जो है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो एसेट्स क्या है इसके पास, जब भी बैंक नोट्स इश्यू करता है उसके सामने थोड़े एसेट्स मेंटेन करने होते हैं, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन। ठीक है, फॉरेन करेंसी बुलियन यानी कि जो गोल्ड के ब्रिक्स होते हैं वो मेंटेन करना, फॉरेन सिक्योरिटीज, रुपी कॉइन, रुपी सिक्योरिटीज वगैरह ये होते हैं। और ये देखना होगा कि एसेट की जो वैल्यू है, लेट्स से 100 रुपीज़ के एसेट इसके पास हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द लायबिलिटीज का वैल्यू। लायबिलिटीज जो है 200 रुपीज़ अगर हैं तो ये गलत है, दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो वो देखना होगा। ऑब्वियसली अगर स्टेबल तरीके से काम करना है तो सेक्शन 34 में दिया हुआ है कि जो लायबिलिटीज़ है इशू डिपार्टमेंट के वो लिस्ट किया गया। करेंसी नोट, तो करेंसी नोट जो दिया गया है सर्कुलेशन में है तो वो लायबिलिटी है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो ये करेंसी नोट जो है एक्चुअली वो जो बाहर है दैट इज गोइंग टू बी अ लायबिलिटी।
एंड जो भी करेंसीज इन द सर्कुलेशन है ऑल ऑफ दोज आर लाइबिलिटी। सेक्शन 40 में दिया हुआ है ट्रांजैक्शंस किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है आरबीआई 2 लाख से ज़्यादा के ही ट्रांजैक्शंस किए जाने हैं। ठीक है, नॉट लेस देन 2 lakhs, ये चीज कही गई है। इन सेक्शन 42 काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पर। प्रोविजन से विद रिस्पेक्ट टू कैश रिजर्व रेशियो, जब सीआरआर हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था सेक्शन 42 में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। तो सीआरआर क्या है, जो भी सेकंड शेड्यूल में बैंक दिए हुए हैं, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक्स को एक्चुअली सीआरआर मेंटेन करना होता है। और ये सीआरआर कहाँ पे मेंटेन करना होता है, ये आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है। और डेली बैलेंस अमाउंट जो भी है वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है आरबीआई के पास होगा। साथ में ये सीआरआर एक परसेंटेज दे दिया जाएगा बाय आरबीआई, जो भी किसी भी पर्टिकुलर बैंक का डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसका एक परसेंटेज होगा ये सीआरआर। ठीक है, अब ये सीआरआर जो है वो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक परसेंटेज है, और ये परसेंटेज की क्या कोई सीलिंग या बॉटम जो है रेंज है, तो देर इज नो रेंज, देर इज नो लिमिट ऑन दिस सीआरआर। ठीक है, सेक्शन 42 में ये दिया हुआ है। अब चैप्टर 3A में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि कलेक्शन, फर्निशिंग, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो आरबीआई के पास, आरबीआई बहुत सारे जो एंटिटीज है उन्हें रेगुलेट कर रहा है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना। तो लेट से मैंने एक बैंक खोल दिया कल, और वो बैंक जो है अपने चाचा भतीजों को लोन दे रहा हूँ मैं, तो वो ऐसे में क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है आरबीआई को पता चलनी चाहिए। इजंट इट, आरबीआई तभी मेरे को जो है पकड़ पाएगा और मेरे बैंक को बंद कर पाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करना जो भी बैंक है, जो भी एंटिटीज रेगुलेटेड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसका लीगल पावर आरबीआई को इन सेक्शंस, इन चैप्टर्स से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 45A टू 45G के बीच में आपको ये प्रोविजंस मिल जाएंगे, जहां पर ये दिया गया कि इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है विद रेस्पेक्ट टू लोन, सिक्योरिटी, गारंटी, क्रेडिट वर्थिनेस वगैरह, ये सब जो है दी जानी है अच्छे से आरबीआई को। एंड आरबीआई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है टू द बैंक्स विद रेस्पेक्ट टू किस तरीके की परफॉर्मेंस है, क्रेडिट वर्दिनेस कैसा है। पावर टू कलेक्ट क्रेडिट इन्फो, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो है वो आरबीआई बैंक्स या बाकी एंटिटीज जो रेगुलेटेड है उनसे कलेक्ट कर सकता है। एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आरबीआई प्रोवाइड भी कर सकता है उनको। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड किया जा सकता है एज पर द एक्ट, वो आरबीआई प्रोवाइड कर सकता है। और उसके लिए फीस जो है 25 रुपीज़ मिनिमम यहाँ पर जो है फीस दी गई है कि आरबीआई कैन कलेक्ट। अब सेक्शन 45I टू 45N के बीच में आप देखोगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो है एनबीएफसी से रिलेटेड है, जहाँ पर एनबीएफसी को डिफाइन किया गया है कि ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या फिर एक कंपनी होगा, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी या फिर ऐसा कोई एंटिटी जो कि डिपॉजिट रिसीव कर रहा होगा। एनबीएफसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया हुआ इस तरीके का कंपनी, ऑब्वियसली जब वो कंपनी एस्टैब्लिश हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है, तो इस तरीके से। और एनबीएफसी अपने जो बिजनेस है उसे कमेंस कर सकता है आफ्टर टू रिक्वायरमेंट्स। वन इज रजिस्ट्रेशन उसे करना होगा एज एन एनबीएफसी। सेकेंड थिंग इज उसका जो नेट ओन फंड है एनबीएफसी के पास, वो 2 लाख से, सॉरी 25 लाख से 100 करोड़ के बीच का नेट ओन फंड होना चाहिए। ओके, इसके अलावा सेक्शन 45 IB IC JLM ये सारे जो हैं इसमें उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, राइट, सॉरी। तो जो चैप्टर 3C है इसमें भी कुछ प्रोविजन है विथ रेस्पेक्ट टू प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज। ठीक है, तो कई सारे बॉडीज आरबीआई के साथ अपने डिपॉजिट जो है वो रखते हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म can't accept any deposit if his or her business wholly or partly includes any of the activities। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सेक्शन 45I के क्लॉज C में जो एक्टिविटीज दिए हुए हैं अगर वो किए जा रहे हैं और वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन यानी कि टोटली लीगली जो है वो एक एसोसिएशन नहीं है जो कि काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए वैलिड है, तो दैट इज कॉल्ड अनइनकॉर्पोरेटेड। ऐसे एसोसिएशन के द्वारा डिपॉजिट्स लिए जाना दैट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये अब सेक्शन सॉरी चैप्टर 3D में दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इन डेरिवेटिव्स
मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, ये सब। सेक्शन 45 यू में ये दिया हुआ है। डेरिवेटिव क्या होता है वो दिया हुआ है। सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट होता है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। तो ये डेरिवेटिव बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये डिफाइन किया गया पहले। उसके बाद सिक्योरिटीज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेट किए जा सकते हैं बाय द आरबीआई इन सर्टेन कंडीशंस। ये चीज़ दिया हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली ये सब डेरिवेटिव्स एंड ऑल सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, बट सर्टेन कंडीशंस में आरबीआई कैन। अब जो चैप्टर 3E है इसमें एक जॉइंट मैकेनिज्म दिया हुआ है। जॉइंट मैकेनिज्म यानी कि अगर हम सिक्योरिटीज देखें, शेयर्स देखें, शेयर्स में क्या होता है, ये शेयर्स इशू किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये कौन रेगुलेट करेगा, सेबी। ऑल्सो इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है तो वो आरबीआई रेगुलेट करता है। बैंक्स इन्वॉल्व है, मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आरबीआई रेगुलेट करता है। यहाँ पर दोनों ही कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं। इस वजह से जो बड़े बड़े जो हमारे सारे रेगुलेटर्स है, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए फॉर द इंश्योरेंस एंड पीएफआरडीए फॉर द पेंशन फंड सेक्टर, ये जो भी चीज़ें रेगुलेट कर रहे हैं, अगर उनका जो है एक जॉइंटली उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर चारों का रेगुलेशन जो है रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए एक जॉइंट मैकेनिज्म दी गई है, उसका प्रोसीजर दिया गया है इन सेक्शन 45Y। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं एज वी नो सेक्शन 45Z में, ठीक है। जेड से जेड ओ इस तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स क्या है, अपॉइंटमेंट मेंबर्स की कैसे होगी, एमपीसी मेंबर्स, पीरियोडिसिटी क्या है, पब्लिकेशन, मीटिंग्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑल्दो हमने सेक्शंस नहीं देखे थे, बट देन वी हैव सीन की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड फाइनली अब हम चैप्टर 4-5 का प्रोविजंस देखें तो चैप्टर 4 में सेक्शन 48 है जिसमें दिया हुआ है कि आरबीआई जो है उसके मेंबर्स एंड ऑल, दे आर नॉट लायबल टू एनी इनकम टैक्स या सुपर टैक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज जो आरबीआई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं, क्या क्या जरूरत नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, दूसरा इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है आरबीआई को एज एन एंटिटी। अब सेक्शन 49 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, पब्लिकेशन ऑफ द बैंक रेट, ठीक है। हमने देखा था सीआरआर से रिलेटेड प्रोविजंस एंड देन बैंक रेट से रिलेटेड प्रोविजंस। बैंक रेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है ये, पीनल रेट होता है। रेपो रेट, रेपो जो हमारा लिमिट है वो क्रॉस जब हो जाता है, इफ़ यू वांट टू बोरो मोर फॉर लॉन्ग टर्म देन वी विल गो फॉर बैंक रेट, ठीक है। या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बोरो करना है, मनी बोरो करना है फ्रॉम आरबीआई, तो शेड्यूल्ड बैंक्स कैन गो फॉर बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट से रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ पे, सेक्शन 49 में। सेक्शन 50 में आरबीआई को लिक्विडेशन करने से रिलेटेड दिया हुआ है, यानी कि आरबीआई को कंप्लीटली खत्म करके सारे एसेट्स जो है उसके बेच देना, दैट इज लिक्विडेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे किया जा सकता है। सेक्शन जो सॉरी चैप्टर 5 में ये दिया हुआ है कि पेनल्टीज किस किस तरीके से लग सकती है इस एक्ट को, अगर कोई एंटिटी वायलेट करता है तो पेनल्टीज लगेंगे उस पर, मॉनेटरी फाइन, प्रिजन वगैरह हो सकता है। और शेड्यूल्स के बारे में यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। शेड्यूल 1 में एज वी हैव सीन, यहाँ पर जो जो अलग अलग हमारे जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में दो शेड्यूल है, दो जो है वी कैन से डिटेल्ड शेड्यूल्स इसमें आरबीआई में है। इंपॉर्टेंटली फर्स्ट शेड्यूल में जियोग्राफिकल लोकेशंस, सॉरी जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, मेनली वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्थ, ठीक है। अब सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, बैंक्स के नाम दिए हुए हैं विच आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। So these are the two schedules and that was our RBI Act. Now let us try to solve this question. Which among the following statement is correct with respect to cash reserve ratio? Section 42 of RBI Act contains provisions related to CRR. ठीक है जी, correct है ये. The maximum CRR that the banks can set is 40% of NDTL. तो मैक्सिमम सीआरआर का लिमिट है इस तरीके से कहा जा रहा है। तो एज वी नो सीआरआर में कोई भी लिमिट नहीं होता है, हमने देखा आरबीआई एक्ट में, तो दिस इज रॉन्ग। इट इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई, यस आरबीआई डिटरमाइन करता है कि सीआरआर कितना होगा। सो 1 and 3 ओनली आर करेक्ट, सो सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन द सेकंड एक्ट के बारे में हम डिस्कस करें, दैट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इस एक्ट में क्या दिया हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो सब हम देखेंगे। बैकग्राउंड इज एक्चुअली जो बैंक्स हैं उन्हें हम बैंकिंग कंपनीज कहते हैं,
तो कंपनीज को एस्टैब्लिश इन जनरल कंपनीज को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में लाया गया, बट उसमें बैंकिंग कंपनीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस या फिर वो बैंकिंग कंपनीज के लिए इनसफिशिएंट था, इनएडिक्वेट था। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है जो बैंकिंग कंपनीज को करने होते हैं और उससे रिलेटेड प्रोविजंस आप नहीं देखोगे इन द कंपनीज एक्ट ऑफ 1913। तो इस वजह से नया एक्ट लाना पड़ा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें 56 सेक्शंस दिए हुए हैं, राइट। अब इस पूरे एक्ट को हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा सेक्शन 1 to 5 आ रहा है। तो आई होप आपको याद होगा सेक्शन 5 में बैंकिंग को डिफाइन किया गया, बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है और ये चीज़ है, राइट। सेक्शन 1 अगर हम देखें तो टाइटल दिया हुआ 16 मार्च 1949 को इसे लाया गया था। ये पीएसीएस जो कि एज वी नो हमने देखा था हायरार्की जो कोऑपरेटिव बैंक्स का है रूरल लेवल पे, तो वी नो कि स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड एट द लेवल ऑफ द विलेज हमने देखा था कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसे एस्टेब्लिश किया जाता है। तो पीएसीएस जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के पर्व्यू में नहीं आता, ये एक्ट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हमने कहा था। एज वेल एज कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव लैंड बैंक जहां लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया जाता है वो भी इस बैंक के पर्व्यू से बाहर हैं। ओके, अब सेक्शन 5 में बैंकिंग डिफाइन किया गया जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बैंकिंग क्या होता है, कोई एंटिटी अगर डिपॉजिट ले रही है, लोन दे रही है, दैट इज मेनली बैंकिंग, ये चीज कही गई है। इसके अलावा 5C में बैंकिंग कंपनी क्या है वो डिफाइन किया गया है, जो बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इन सेक्शन 5CC में ब्रांच या ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं, राइट। So that is the thing. Now moving on to the part 2 जहाँ पर सेक्शन 6 से 36 AJ के बीच इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेक्शन 6 में वी हैव द प्रोविजंस जो कि बैंक कौन कौन से एक्टिविटीज कर सकता है ये दिया हुआ है। बोरोइंग, लेंडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर क्रेडिट, बुलियन, फॉरेन एक्सचेंज, शेयर, स्टॉक्स, एक्टिविटीज, बॉन्ड स्क्रिप्ट, नेगोशिएटिंग लोन्स, बॉन्ड स्क्रिप्ट हो गया, सेफ डिपॉजिट, ये सारे। एंड एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गारंटी, ट्रस्टी वगैरह बन सकता है बैंक एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सारे एक्टिविटीज के नाम यहाँ पे दिए हुए, थोड़े कुछ आपको याद रखने होंगे, सो ट्राई टू डू दैट। सेक्शन 7 में क्या दिया हुआ है, जो भी नेम है, बैंक का नेम किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर वो बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो बैंक का नेम होना चाहिए। अगर कोई कंपनी बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहा है तो बैंक, उसके नेम में बैंक या बैंकर, बैंकिंग कंपनी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 8 और 9 में ये दिया हुआ है कौन कौन से जो फंक्शन है वो बैंक नहीं कर सकता। तो मेनली यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स का ट्रेड, बैंक तो अपने डिपॉजिट वगैरह छोड़ छाड़ के सामान बेचने लगा तो वो नहीं कर सकता है बैंक, ठीक है। फॉर सेल्फ अदर्स दिस कैन नॉट बी डन। इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर नहीं कर सकता। बैंक है यहाँ पर और बगल में वो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मिल रहा है, बहुत पैसे पड़े हुए हैं, फटाफट से एक्वायर कर लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। बैंक कैन नॉट डू दैट, ठीक है। अपने खुद के यूज़ के लिए या फिर लेट्स से किसी ने लोन ले रखा है तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक के पास है, वो कर सकता है। दैट टू 7 years के अंदर ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए और वो प्रॉपर्टी वापस दिया जाना चाहिए, ये चीज़ कहा गया, ठीक है। अब सेक्शन 10 में बैंक मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। बैंक के मैनेजमेंट जो है जो टॉप मैनेज कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल किसी ब्रांच में क्या होता है, बैंक ब्रांच मैनेजर होते हैं। इस तरीके से बैंक के जो टॉप मैनेजर हैं, टॉप मैनेजमेंट टीम है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कोई इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी समवन जो बैंकरप्ट है, इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, या फिर क्रिमिनल कोर्ट में उन्हें कन्विक्ट जो है किसी केस से रिलेटेड, कोई मॉरली रॉन्ग एक्ट करने से रिलेटेड किसी केस में वो ना फंसे हो। इसके अलावा डायरेक्टर जो हैं वो सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 एंड सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में जो डायरेक्टर दिया हुआ है उस तरीके से वो जो भी डिफाइन किया हुआ है उस तरीके से वो होने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो 51% से ज़्यादा मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चेयरमैन भी जो भी बैंक का है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होना चाहिए। और सेक्शन 16 का ये जो एक्ट है उसके सेक्शन 16 में दिया हुआ है कि लेट्स से 2 बैंक से 3 बैंक से, इसमें एक ही डायरेक्टर तीनों में काम कर रहा है, पैसे उठा रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉमन डायरेक्टर को जो है इस तरीके से कॉमन डायरेक्टर नहीं हो सकता है, ये प्रोहिबिट किया गया है एज पर दिस एक्ट, सेक्शन 16 में ये दिया हुआ है।
अब आगे सेक्शन 11-12 की अगर हम बात करें, सेक्शन 11 में कैपिटल एंड रिजर्व से रिलेटेड बात की गई है कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है इस बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स 5 लाख या उससे ज़्यादा के होने चाहिए। अब इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात की गई है। तो लेट्स से कोई बैंक है, उसको जो है ऑथराइज किया जाता है कि आपको इतना जो है कैपिटल आप उठा सकते हो। तो वो कैपिटल के सामने जो भी मनी बैंक एक्चुअली मांग चुका है कि इतना ये जो है ये पैसे ये मुझे चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब ये सब्सक्राइब यानी कि लोगों से ये पैसे मांग चुका है और लोगों ने कमिटमेंट दे रखी है कि इतने पैसे वो देंगे, बट इसमें से खाली इतने लोगों ने पेमेंट की है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल। और ये पेड अप कैपिटल जो भी कंप्लीट सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसका 50% होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है। कैपिटल इक्विटीज या शेयर्स खाली होने चाहिए। वोटिंग राइट्स जो शेयर होल्डर के हैं 10% से कम होना चाहिए। ठीक है, ईच शेयर होल्डर के जो वोटिंग राइट्स हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आरबीआई इस वोटिंग राइट के लिमिट को इंक्रीज कर सकता है टू 26%। अभी के लिए नहीं किया गया है। लेट्स से आई एम अ शेयर होल्डर, आप एक शेयर होल्डर हो, तो आपका या मेरा वोटिंग रेट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इवन दो हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन का शेयर है वो ज़्यादा है। सेक्शन 15, 16, 17 में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। 15 में कोई भी बैंक जो है डिविडेंड्स वगैरह जो अपने शेयर से बैंक लेट से शेयर्स इशू कर रहा है, वो शेयर के ऊपर डिविडेंड तब तक नहीं देगा जब तक अपने कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो सब वो क्लियर नहीं कर लेता, कैपिटल एक्सपेंसेस को। इसके अलावा बैंक्स को अपना जो प्रॉफिट है वो स्पेसिफिकली एक फंड में जमा करना होता है, और ये प्रॉफिट जब तक कि पेड अप कैपिटल जो बैंक का था वहां तक ये फंड का मनी जो है वो रीच नहीं कर जाता, तब तक ये फंड में पैसे जो है जमा करने होते हैं। तो एसेंशियली ये फंड एक तरीके से रिजर्व है। तो एक फंड एस्टैब्लिश करना होता है, ये चीज़ कहा गया है, ये एक रिजर्व है और इसका नाम क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड को एस्टैब्लिश करना होता है और स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में बैंक के प्रॉफिट का हर ईयर जो है 20% ट्रांसफ़र करना होता है। क्यों, ये फंड में रिजर्व जो है पैसे इकट्ठा होते हैं और ये पैसे इनिशियल जो पेड अप कैपिटल था बैंक का, लेट से 100 रुपीज़ पेड अप कैपिटल था, जब तक ये 100 रुपीज़ नहीं हो जाता तब तक इसमें पैसे जमा करते रहना होता है। दैट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। इससे रिलेटेड सेक्शन 17 में आपके प्रोविजन दिए हुए हैं और इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि ये पेड अप कैपिटल के इक्वल नहीं हो जाता। 100 रुपीज़ जमा नहीं हो जाते तब तक यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद भी अगर यूज़ किया जा रहा है तो आरबीआई को परमिशन लेके करना होगा। ठीक है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा बैंक ये फंड जो है वो आफ्टर पेड अप कैपिटल से ऊपर पैसे चले गए, ये जो ट्रांसफ़र है 20% का वो रोक सकता है, ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता सकता है। एंड फाइनली 2012 में ये जो एक्ट है इसे अमेंड किया गया सेक्शन 18 को एक्चुअली, और यहाँ पर ये कहा गया कि नॉन शेड्यूल्ड जो बैंक्स हैं दे आल्सो हैव टू मेंटेन सम कैश रिजर्व। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कैश रिजर्व, शेड्यूल्ड बैंक्स तो कैश रिजर्व जो है मेंटेन करते हैं एज वी नो, CRR SLR, तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को भी करना होगा, ये चीज़ कहा गया। अब इसी में और भी प्रोविजंस है, लाइक सेक्शन 19 में इट इज़ गिवन कि जो भी सब्सिडियरी कंपनीज एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं वो सब्सिडियरी कंपनीज बैंक के द्वारा एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। ये सेक्शन जो हमारे सेक्शन 6 में एक्टिविटीज़ दिए गए सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए, या फिर इंडिया से बाहर अगर बैंक अपना जो है ब्रांच या फिर सब्सिडियरी एस्टैब्लिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में बैंक है, इंडियन बैंक, और ये यूएस में जो है अपनी प्रेजेंस चाहता है, तो उसके लिए वहाँ पर सब्सिडियरी एस्टैब्लिश कर सकता है, या फिर इंडिया में सेक्शन 6 के एक्टिविटीज़ करने के लिए कर सकता है, या फिर एज पर आरबीआई डायरेक्शंस वो कर सकता है। इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए सब्सिडियरी को एस्टैब्लिश नहीं करना है, ये चीज़ कहा गया है इन दिस सेक्शन 19। सेक्शन 20 में कहा गया है कि लोन्स एडवांसेस पे रेस्ट्रिक्शन है, खुद के जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए लोन्स देना ये सब नहीं किया जा सकता है, और खुद के जो शेयर्स है आरबीआई के उस पर जो है सिक्योरिटी देकर लोन देना, दैट इज़ रॉन्ग। अब सेक्शन 21, 22 में कुछ चीज़ें दी गई हैं जहां पर ये कहा गया कि आरबीआई कंट्रोल करेगा जो भी बैंकिंग कंपनी के एडवांसेस है। तो यहाँ पर सॉरी, जो बैंक्स है उनका खुद का जो सिक्योरिटी है उस पर वो लोन्स नहीं दे सकते हैं। खुद के शेयर्स, लेट्स से बैंक ने शेयर इशू किया है
और ये कह रहे हैं कि ये जो शेयर्स इशू किए हैं इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो उससे वी विल बी रिपेइंग एंड ऑल। ये शेयर आपका सिक्योरिटी है, ये शेयर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर एज अ कोलेटरल यूज़ करें तो वो सब नहीं कर सकते। और जिस तरीके से कई सारे बैंक्स का हमने देखा, जो सीईओ हैं वो अपने भाई भतीजों को लोन दे रहे, तो दैट कैन नॉट हैपन, रिलेटेड पार्टीज को नहीं दे सकते। आरबीआई कंट्रोल कर सकता है एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। तो आरबीआई एक्चुअली डिसाइड करेगा कि किस तरीके से एडवांसेस देने हैं, क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह होना चाहिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। अब लाइसेंसिंग जो है आरबीआई यहाँ पर देगा, इसमें क्या कंसिडर करेगा, जो डिपॉजिटर्स को का कितना सिक्योरिटी है, डिपॉजिटर्स कितना सिक्योर हैं, एडुक्वेट कैपिटल मेंटेन कर रहा है या नहीं बैंक, नॉन डेट्रीमेंटल जो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, मैनेजमेंट जो है उसका पब्लिक इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल एक्टिविटीज़ ना कर रहा हो, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में एक्टिविटीज़ कर रहा हो, ओनली देन ये लाइसेंस दिया जाएगा। और भी बहुत सारे फाइनेंशियल जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, दीज आर अ फ्यू जो कि एक्ट में दिए हुए हैं। अब सेक्शन 23 में ये दिया हुआ है कि कोई भी बैंक अगर नया ब्रांच खोलना चाहता है या फिर पोजीशन अपना चेंज करना चाहता है एक जगह से दूसरा जगह, तो आरबीआई की परमिशन लेनी है। अगर टेम्पररीली 1 महीने के लिए लेट से किसी फेयर में कहीं पर नया ब्रांच खोल दिया, तो वो 1 महीने तक ही मैक्सिमम खुला जा सकता है, उसके बाद नहीं। इसके अलावा सेक्शन 24 में स्टार मार्क दिस एसएलआर से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो रिजर्व जो मेंटेन किया जाता है, ये रिजर्व से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, कैश गोल्ड ये, और इसका लिमिट्स है, ठीक है। सीआरआर हमने देखा था आरबीआई एक्ट में, इसके कोई लिमिट्स नहीं है। एसएलआर का 25 से 40% का लिमिट है, ठीक है। दैट इज द थिंग। अब मूविंग ऑन, सेक्शन 26 ए में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। फॉर एग्जांपल किसी बैंक में कोई डिपॉजिट करके पैसे रख दिया है और भूल गया है, और उस डिपॉजिट को 10 ईयर्स हो गए, तो जब 10 ईयर्स हो जाएंगे, 10 ईयर्स के बाद उस पर्टिकुलर बैंक को आरबीआई को इन्फॉर्म करना है कि भाई इतने पैसे जो है यहाँ पर हैं, और 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद विद इन 30 डेज इन्फॉर्म कर देना है, वरना तो जो है इस एक्ट के तहत जो भी पेनल्टी से वो होंगे। अब लेट से कोई डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट है, तो ऐसे में 10 ईयर्स कब होगा, 10 ईयर्स विल बी काउंटेड फ्रॉम मेच्योरिटी। तो वो टर्म डिपॉजिट का मेच्योर होने के बाद भी वो पैसे बैंक के उसी पर्टिकुलर अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो दैट विल बी 10 ईयर्स आफ्टर द मेच्योरिटी। जो पैसे पड़े हुए हैं उन पैसों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आरबीआई को देना होगा, दैट टू विद इन 30 डेज आफ्टर 10 ईयर्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं। दैट इज द थिंग। अब ये पैसे कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे इनटू वन फंड, और इस फंड का क्या नाम है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाएंगे, तो इस फंड में ये पैसे जाएंगे आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस other than banking business allowed to be performed by a banking company, section 6 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। बोरोइंग, लेंडिंग, नेगोशिएशन ऑफ लोन्स, ये सभी अलाउ किए जाते हैं। सो डी 1 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर, जो कि हमने सेक्शन 6 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये तीनों ही एक्टिविटीज अलाउ किए जाते हैं। बाकी हम जो है सेक्शन 35 ए यहाँ पे देख रहे हैं। सेक्शन 35 में इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन किया जा सकता है इन बैंक्स का खुद से या फिर एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो है उसके द्वारा, और यहाँ पर रिपोर्ट जो भी इंस्पेक्शन का है वो आरबीआई को देना होगा, ठीक है। 35 ए के तहत आरबीआई डायरेक्शंस दे सकता है इनको, बैंक्स को डायरेक्शन दे सकता है कि किस तरीके से आपको डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने हैं। साथ के साथ 35 ए एंड ए बी में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से रिलेटेड दिया हुआ है। लेट्स से एक बैंक है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो लिक्विडेट करना है कि उसको जो है री एस्टैब्लिश करना है वो। सेक्शन 36 एसीए में ये दिया हुआ है कि किसी भी बैंक को अगर हमें बंद करना है, उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड करना है, तो वो आरबीआई अलोंग विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करके ये दोनों मिलके कर सकते हैं। और वहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें सुपरसीड करने के लिए ओनली 6 मंथ्स के अंदर ये सुपर सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 मंथ्स तक ये किया जा सकता है, एंड ये टू अ मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स किया जा सकता है, राइट।
इसके अलावा विल बी डिस्कसिंग द लास्ट फ्यू पार्ट्स हियर, पार्ट 3B 4 एंड 5। तो यहाँ पर सेक्शन 45 ZA ZC एंड ZD में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ZA में वी कैन सी नॉमिनेशन, ZC में सेफ कस्टडी एंड डिपॉजिट जो लॉकर है, ZE में ये दिया हुआ है। ओके तो यहाँ अगर हम देखें तो सेक्शन 45 ZA में जो नॉमिनीज आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनीज होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस है। ZC में जो कस्टडी हम अपने डॉक्यूमेंट्स की या फिर गोल्ड वगैरह की देते हैं वो, और लॉकर में जिस तरीके से गोल्ड को रखा जाता है उससे रिलेटेड प्रोविजन है। डेप्थ में हम नहीं देखेंगे, बट विल मूव ऑन टू द पार्ट 4 विच जहाँ पर सेक्शन 49A दिया हुआ है। सेक्शन 49A में रेस्ट्रिक्शन जो भी है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स विड्रॉबल बाय चेक, तो जो चेक से विड्रॉबल हैं उन डिपॉजिट्स पर रेस्ट्रिक्शंस, ओनली बैंक जो है ये चेक्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन्हें कैश में चेंज कर सकते हैं एंड वो कैश इनटू द अकाउंट या फिर इन हैंड दिया जाता है। एंड फाइनली हियर वी कैन सी सेक्शन 56 में प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक जो है वो है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया था 1966 में, और यहाँ पर ड्यूअल कंट्रोल के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो है प्रोविजन दिए हुए हैं कि जो भी बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वो कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई। अब जो मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट किए जाएंगे ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये इसके प्रोविजंस आपको यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में यहाँ पर सेक्शन 56 में देखने को मिल रहे हैं। 2020 में ये अमेंडमेंट किया गया था। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज मेड एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज as per the provisions of which among the following section, ठीक है, section 41, 53, 56 या 39। as we know the correct answer here is C, section 56, ठीक है। तो दिस वाज द चैप्टर एंड आई होप यू एंजॉयड। यस थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत है, सेक्शंस थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं एंड जहाँ जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो आई हैव टोल्ड कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए पढ़ने के बाद, एंड टू हेल्प यू विद दैट वी हैव कम अप विद दिस कंप्लीट PDF जिसमें आपको 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। IAFS के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस दे सकते हो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड स्टडिंग, ठीक है। तो यू कैन डाउनलोड दिस PDF, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के, यू कैन गो थ्रू दैट। अब बारी है आपको जो है क्वेश्चन आंसर करने होंगे, और लेट मी टेल यू ये क्वेश्चंस प्रीवियसली में 2023 का जो जैब एग्जाम हुआ था वहाँ पर IAFS के कंपोनेंट में पूछे गए थे। ओके तो यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजना है, whoever is watching the session, we have attempted these questions and also topics हम पढ़ चुके हैं। Surely answer the question in the comment section. Second question, pause the video and try to answer this question. Third question here, pause the video and try to answer this question also. Okay, so this was the complete discussion on the chapter. आई होप आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप अपने क्वेरीज को मेल पे भेज सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिव द फीडबैक ऑफ दिस वीडियोज ऑन द मेल, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक भेज सकते हो। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो यू कैन गिव द फीडबैक कि कैसा आपको लग रहा है, सो दैट वी कैन बी इम्प्रूविंग। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।